नमस्ते, स्वागत है आप सब लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपने वादे के अनुसार जैसा हमारा आपका वादा हुआ है, जिसमें हम लोग आपके लिए रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी अदर सब्जेक्ट के तो आपको मिलते ही रहते हैं टॉपिक। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने चर्चा में लेकर आऊंगा और उसका टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। और भारतीय संविधान के पहला टॉपिक जो आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो विकास हो रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। उसके आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को यानी कि इन्फो कैप्सूल को आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए, जो कि सब्सक्राइब के रूप में है। तो सब्सक्रिप्शन जरूर कर दीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और ढेर सारी फैसिलिटीज ला सके, प्रस्तुत कर सके। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हम लोगों का जो पहला सवाल है वो है व्हेन वाज रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। 1971, 1973, सॉरी 1771, 1773, 1785 और 1793, यानी कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। 1771, 1773, 1784, 1793। तो देखिए आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो आया है 1773 में, 1773 में, यानी कि 1773 वाले साल में ये आपका कानून पारित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया जो पहला कानून था वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ही था, जिसके तहत अब भारत के अंदर कानून व्यवस्था को, यानी कि जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने की बात कही गई। रेगुलेटिंग शब्द इसलिए आया इस एक्ट में ताकि अंग्रेजी प्रशासन, जो कि भारत के 3 बड़े प्रोविंसेस जो कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास के नाम पर आता है, वहां पर अब अंग्रेजी सरकार का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार हो चुका है। और अब वो इन प्रांतों को, इन प्रोविंसेस को अपने दायरे के तहत रखते हुए कुछ बड़े बदलाव की बात करेंगे। बड़े बदलाव इस कानून के तहत जैसे अब आ जाएगा कि यहां से जो गवर्नर जनरल बंबई के लिए अलग, कलकत्ता के लिए अलग, मद्रास के लिए जो अलग अलग होते थे, अब वो अलग अलग न होकर उनको एक जगह एक ताकत के तहत समेट दिया जाएगा। तो इस कानून का जो बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा वो यहीं से दिखाई पड़ेगा। यहीं से आप देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाएगी। तो ढेर सारे परिवर्तन आपको इस कानून के तहत दिखाई पड़ेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। और सवाल है वेयर वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया। बंबई, मद्रास, कलकत्ता या यूनाइटेड प्रोविंस जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो कहां पर स्थापित किया गया है उच्चतम न्यायालय को, भारत के पहले उच्चतम न्यायालय को। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का जो पहला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, कुछ जगहों पर देखिए उच्च न्यायालय भी लिखा हुआ है, वो स्थापित किया गया है कलकत्ता में। यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर रहेगा। तो कलकत्ता में हम लोगों ने देखा कि पहला उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। जिस ईयर में स्थापित किया गया था मैं वो ईयर भी यहां पर मेंशन कर देता हूं, 1774, 1774 में सबसे पहला उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, वो नाम है एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एलिजा इम्पे जो है वो भारत के सबसे पहले, ये वो भारत जो कि गुलाम भारत है, यानी कि आजादी से पहले वाला भारत है। तो एलिजा इम्पे भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इनके साथ
3 और अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कुल मिलाकर इनको मिलाकर जो संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। यानी कि 4 न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस और 3 आपके एडिशनल जज, और जो आते थे वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है। और अब देखिए आपके सामने 3 नंबर का सवाल आ चुका है। मैं थोड़ा सा बोर्ड को तब तक साफ कर दूं आपके लिए, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और डलहौजी। तो अब यहां पर अब देखिए सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से समझने और पढ़ने के बाद आंसर करिएगा। और पूछ रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सवाल ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कई बार आप पाएंगे कि देखेंगे कि भारत का भी पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग उस पर आंसर करेंगे, उसके लिए आप कतई परेशान मत होइएगा। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ाएंगे उस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है ना, वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस गोले को हल्का सा दाहिने हाथ की ओर बना दूं, ये ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। किस कानून के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 के, इधर लिख देता हूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक, जो भाषा लिखी गई है वो ऐसे, वॉरेन हेस्टिंग्स अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन इंडिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत का यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, जो कि भारत में है? वॉरेन हेस्टिंग्स अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन इंडिया। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। तो भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वो शख्स है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, 1784 की अगर बात करते हैं, जब पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, तो फिर गवर्नर जनरल का पद चला जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि आपका बी ऑप्शन में नाम दिख रहा होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। विलियम बेंटिक 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए जाएंगे। उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। और 1848 में डलहौजी एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे। डलहौजी वही है जिन्होंने राज्य हड़प की नीति का पालन किया, और इसी नीति के खिलाफ आप देखेंगे कि आगे कहीं ना कहीं चलकर एक बड़ा विद्रोह होता दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग 1857 के नाम पर जानते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का चौथे नंबर का सवाल है। When did the पिट्स इंडिया एक्ट कम? यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में, 1784 में, 1813 में, 1833 में, 1858 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है? तो ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया वो आया है आपका 1784 में। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है। 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां पाई गई, ढेर सारी कमियां पाई गई। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो बिहेवियर रहा, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, जिसके पास बंबई और मद्रास को भी दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर रहा वो कुछ ऐसा, जिसे कहते हैं डिक्टेटर कह लेना। तो एक तरीके से तानाशाह जैसी प्रशासनिक व्यवस्था दिख रही है, ढेर सारी कमियां दिख रही हैं। इसीलिए आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का है, उसे वापस बुला लिया जाता है। इवन उसके ऊपर महाभियोग जैसा आरोप भी लगा दिया जाएगा, इम्पीचमेंट। वो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगा। और उसी दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था विलियम पिट्स। पिट्स देख रहे हैं ना, तो इसी में नाम था विलियम पिट। यहीं पर हम आपके लिए लगे हाथ लिखे भी देते हैं, विलियम पिट। तो विलियम पिट्स का आप देखेंगे, जो ले लेंगे, तो विलियम पिट जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा संसद के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक कानून लाया गया, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट को हटाकर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया।
अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर सवाल कुछ ऐसा पूछा जाए कि अंग्रेजी कंपनी के द्वारा लाया गया वो कानून कौन सा था या एकमात्र कानून जिसे अंग्रेजी कंपनी के द्वारा लागू किया गया जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के नाम पर था, तो ध्यान रखिएगा वो भी आपका पिट्स इंडिया एक्ट ही था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर आया था। इसके पहले और इसके बाद कोई भी कानून इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं आया है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि हम लोग 1919 में देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आएगा, 1909 में देखेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आएगा। ऐसे ढेर सारी दिक्कतें हैं, ऐसे ढेर सारे नाम आएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री आपका विलियम पिट है, जो कि 1784 वाले कानून के साथ आ रहा है। 1813 और 1833 का जो कानून है उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1858 के अधिनियम को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, जिसके तहत इंग्लिश कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा भारत से और अब पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन रूल करना शुरू कर देगा। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो 5 नंबर का सवाल है अंडर विच लॉ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड, किस कानून या किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इनमें से किस कानून के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है? ध्यान रखिएगा, बहुत सीधा सवाल है, बहुत साधारण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका चार्टर पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जो हम लोगों का ए ऑप्शन है ना, ये आंसर है। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और जो कि अब पूरी तरह से कानून जो भी कंपनी चल रही है उस पर एक प्रकार से वो नियंत्रण रखेगा, उसके ऊपर एक तरीके से उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आएगा वो भारत में कई सारे प्रावधान, जैसे ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म का प्रचार करने की सहूलियत दे देगा। 1833 का चार्टर एक्ट भारत का गवर्नर जनरल का पद लेकर चलाएगा। 1858 का जो अधिनियम होगा उसके तहत तो कंपनी को पूरी तरह से भारत में खत्म ही कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 6 नंबर का सवाल है अंडर विच लॉ और एक्ट वॉज इंडियन ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश्ड, यानी किस कानून के तहत भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कंपनी के लिहाज से पूछा जा रहा है कि किस कानून के तहत कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली खत्म कर दी गई। 1784 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट और 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनमें से किसके तहत खत्म किया गया है? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया, तो ध्यान रखिएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1813, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर देता है। सिर्फ और सिर्फ चाय और चीनी, यानी टी एंड शुगर, चाय और चीनी। देखिए चीनी शब्द लिखा होने के कारण बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, चीनी से हम लोग चाइना समझ लेते हैं, जबकि ये चीनी जो है ये आपका शुगर है, शुगर एंड टी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1813 में सारे के सारे भारतीय व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए, लेकिन चाय और चीनी पर अभी अधिकार बना रहेगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया जाएगा, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिलहाल सवाल में पूछा गया व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म किया गया था और इसी कानून के तहत अंग्रेजी मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की भी आजादी दी गई थी और इसी कानून के तहत अंग्रेजी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर शिक्षा दीक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा गया था, ठीक। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो 7 नंबर का है, अंडर विच लॉ द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी परमिटेड इन इंडिया, यानी किस कानून के तहत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा दी गई थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही, ठीक पहले वाले सवाल पर 1813 के चार्टर एक्ट को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि जिस कानून के तहत ईसाई मिशनरीज को प्रचार करने की आजादी दी गई है वो हम लोगों का है 1813 का चार्टर एक्ट, यानी हम लोगों का आंसर जो है वो 1813 है, जिसके तहत ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की आजादी दी गई। एक बात। दूसरी बात, भारत में शिक्षा दीक्षा के विकास के लिए आप पाएंगे कि 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी खत्म किया जा रहा है। ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो कदम है जिससे कंपनी के जो दिए जाने वाले पहले के अधिकार है उन्हें खत्म करके और दूसरी कंपनी को भी, यानी इंग्लैंड के आने वाली दूसरी कंपनी को भी और भारत के लोगों को भी कहीं ना कहीं व्यापार में और सहूलियत दी जा सके। अगले सवाल की ओर, जो कि 8 नंबर का सवाल है, उस पर चलते हैं। और हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी थोड़ा सा पहले और आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, डलहौजी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है इसमें से, ठीक। पहला सवाल जब हम लोग देख रहे थे शुरू के पहले दूसरे सवाल में देखा तो हम लोग ने देखा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जबकि अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो है हम लोगों का लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। हम लोगों का आंसर जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और बेंटिक को जो गवर्नर जनरल का पद दिया गया वो 1833 के एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया है। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो विलियम बेंटिक के भारत के अंदर प्रथम गवर्नर जनरल बनाने की बात कही गई। अब ध्यान रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। किस एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है, ठीक। चलिए भाई अगले सवाल की ओर आते हैं, जो हम लोगों का 9वें नंबर का सवाल है। सवाल है स्लेवरी सिस्टम वाज बैंड बाय विच गवर्नर जनरल, यानी कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, डलहौजी, ठीक है। तो आपको यहां पर सवाल पूछ रहा है कि दास प्रथा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो ध्यान रखिएगा दास प्रथा को एबॉलिश करने का काम किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सवाल का आंसर। तो हम लोगों का आंसर जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है और इनके द्वारा दास प्रथा को, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भी खत्म किया है। सती प्रथा 1828 और 29 में, ठीक है। 1829 ही याद कर लीजिए, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है विलियम बेंटिक के द्वारा। एक चीज और पूछी जाती है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा वो अधिनियम है 17, ठीक है। देखिए मैंने रोमन स्टाइल में लिख दिया है, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको, इसे हम लोग मैथमेटिकल वे में लिखे तो ऐसे लिखते हैं। तो कौन सा अधिनियम है जो सती प्रथा को बैन करता है, तो एक्ट 17। एग्जामिनेशन हॉल में यही रोमन का स्टाइल में पूछा जाएगा सती प्रथा को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, 1829 में। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पर और अंतिम सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है बाय विच लॉ ऑफ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस एबॉलिश्ड इन इंडिया, यानी किस कानून के द्वारा कंपनी शासन को खत्म कर दिया गया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट 1909, इनमें से कौन सा कानून था, अधिनियम था, जिसके तहत कि खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया कंपनी को। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये काम किया गया है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये काम किया गया, अच्छे से किया गया। कंपनी यानी 1857 का जो कानून विद्रोह बना, उस विद्रोह की परिणति ने कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए विवश किया, पार्लियामेंट और क्राउन को विवश किया कि वो सोचे, विचारे, चर्चा करे कि क्या हुआ। तो अंत में 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसके तहत कंपनी शासन यानी ईस्ट इंडिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब कंपनी का शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन यानी अंग्रेजी सत्ता के पास। अंग्रेजी सत्ता यानी इस गद्दी पर जो भी राजा या महारानी जो बैठेगा, वो कहीं ना कहीं सत्ता को आगे बढ़ाएगा, इसका रूल को आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रावधान कर दिया गया कि क्राउन की मदद के लिए पार्लियामेंट को लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री। साथ ही साथ एक नया पद और बनाया गया, जिसे इंडिया सेक्रेटरी यानी कि भारत सचिव, स्टेट सेक्रेटरी यानी कि राज्य सचिव, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्टेट सेक्रेटरी और इंडिया सेक्रेटरी। इन शब्दों के साथ कहीं ना कहीं कंपनी सत्ता को यानी कि कंपनी की सत्ता को खत्म कर दिया गया, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली मुलाकात हम लोग फिर से अपने अगले टॉपिक पर करेंगे, जिस पर हम लोग फिर और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। क्लास पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी फैसिलिटीज और लेकर आ सके और आपके सामने ढेर सारी सुविधाओं के साथ आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।